राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपनिदान संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के विषय में पढ़ेंगे। उपनिदान संविदा एक विशिष्ट संविदा है और उपनिदान के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 से 171 के अंतर्गत किए गए हैं। उपनिदान रूपी संविदा का महत्व दैनिक जीवन में बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे संविवार होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जिनमें उपनिदान संविदा होती है। उपनिदान संविदा की जो एक प्रमुख विशेषता है वह यह है कि इस संविदा में माल पर कब्जा तो एक व्यक्ति का होता है तथा उस माल का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होता है। तो उपनिदान संविदा की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि उपनिदान के अंतर्गत माल का कब्जा एक व्यक्ति के पास होता है तथा उसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के पास में होता है। उदाहरण के लिए यदि हम कपड़े प्रेस करवाने के लिए धोबी को डालते हैं तो उक्त मामले में कपड़ों पर कब्जा तो धोबी के पास में होता है परंतु उसका स्वामित्व जो व्यक्ति कपड़े धोबी के पास डालता है उसके पास होता है। इसी प्रकार सुनार को सोने या गहने बनाने के लिए देना, अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल को ठीक करने के लिए मैकेनिक को सौंपना, साइकिल किराए पर लेना, लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने के लिए लेना, ऐसे ही शादी समारोह के लिए टेंट का सामान लेके आना इत्यादि सभी मामलों में उपनिदान संविदा होती है। और उन सभी मामलों में माल का कब्जा तो एक व्यक्ति के पास में होता है तथा स्वामित्व अन्य व्यक्ति के पास में होता है। इन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य उक्त लेन देन से उत्पन्न संबंधों से संविदा का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप इन संबंधों को संविदा विधि द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है और इन्हीं संविवारों को भारतीय संविदा अधिनियम में उपनिदान संविदा द्वारा विनियमित किया गया है। उपनिदान को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 में परिभाषित किया गया है। धारा 148 के अनुसार उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह माल लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा व्यनित डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा। उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह माल लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा व्यनित कर दिया जाएगा। तो उपनिदान के अंतर्गत जो माल का परिधान किया जाता है वह किसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए और जब वह प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वह माल वापस जिस व्यक्ति ने माल का परिधान किया गया है उसको माल लौटा दिया जाना चाहिए या माल परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार अन्यथा व्यनित कर दिया जाता है। तो ऐसा संविवार उपनिदान कहलाता है। अब हम उपनिदान के आवश्यक तत्व देखते हैं। भाई उपनिदान संविदा में कौन कौन से आवश्यक तत्व होना आवश्यक है। तो धारा 148 में उपनिदान की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर स्पष्ट है कि उपनिदान एक संविदा है। अतः उपनिदान के अंतर्गत एक वैध संविदा के सामान्य तत्वों के साथ साथ कुछ अन्य तत्वों का होना भी आवश्यक है। तो एक वैध संविदा के सामान्य तत्वों के बारे में जो प्रावधान किए गए वो भारतीय संविदा अधिनियम
1872 की धारा 10 में किए गए हैं। धारा 10 में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। यदि उन शर्तों की पालना कर दी जाती है तो वह करारी संविदा बन पाता है। तो धारा 10 में जो आवश्यक शर्तें हैं, उन शर्तों की पूर्ति के साथ साथ उपनिदान की संविदाओं में निम्न आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक होता है। जो प्रथम आवश्यक तत्व है, दो पक्षकार। तो अन्य संविदाओं की भांति भी उपनिदान संविदा में भी दो पक्षकार का होना आवश्यक है, और इसमें एक पक्षकार उपनिदाता कहलाता है तथा दूसरा पक्षकार उपनीति कहलाता है। उपनिदाता को बेलर भी कहा जाता है, और उपनिदाता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान करता है। तो उपनिदाता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को उपनिदाता बेलर कहा जाता है। उपनीति बेली, तो उपनीति वह व्यक्ति होता है जिसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान किया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति को माल का परिधान किया जाता है वह व्यक्ति उपनीति कहलाता है। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह है चल संपत्ति का होना आवश्यक है। तो उपनिदान संविदा के लिए केवल चल संपत्ति का होना आवश्यक है, जो माल या वस्तु किसी भी रूप में हो सकती है। तो उपनिदान के लिए चल संपत्ति का होना आवश्यक है, जो माल के रूप में या किसी वस्तु के रूप में हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत मुद्रा मनी सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार अचल संपत्ति कभी भी उपनिदान की विषय वस्तु नहीं हो सकती। अतः उपनिदान के लिए चल संपत्ति का होना आवश्यक है। अगर कोई संपत्ति अचल संपत्ति है, उस पर उपनिदान संविदा के प्रावधान लागू नहीं होते। तीसरा जो इसका आवश्यक तत्व है वह है कब्जे का परिधान। ये उपनिदान संविदा का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, कब्जे का परिधान करना। तो कब्जे के परिधान से तात्पर्य है माल का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना, या माल का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना ही कब्जे का परिधान कहलाता है। कब्जे द्वारा जब माल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाए, जब माल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है तो इसे ही कब्जे का परिधान कहते हैं। इसमें माल का स्वामित्व तो उपनिदाता के पास ही रहता है, केवल माल का कब्जा उपनीति को दिया जाता है। जैसा कि पूर्व में भी हमने अध्ययन किया था कि उपनिदान संविदा में माल का कब्जा तो एक व्यक्ति के पास में होता है तथा स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के पास में रहता है। तो उपनिदान संविदा के अंतर्गत माल का स्वामित्व तो उपनिदाता के पास रहता है, केवल माल का कब्जा उपनीति को दिया जाता है। तो कब्जे का परिधान दो प्रकार से होता है। वास्तविक कब्जे का, एक तो वास्तविक परिधान, दूसरा विवक्षित परिधान। तो वास्तविक परिधान उस परिधान को कहते हैं जिसमें माल का भौतिक कब्जा उपनिदाता द्वारा उपनीति को दिया जाता है। तो वास्तविक परिधान के अंतर्गत माल का भौतिक कब्जा उपनिदाता द्वारा उपनीति को दिया जाता है। उदाहरण के लिए टेलर को कपड़ा देना, सुनार को सोना देना, या रिपेयर के लिए स्कूटर देना आदि माल का वास्तविक परिधान है। अतः वास्तविक परिधान के अंतर्गत माल का भौतिक कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। दूसरा है विवक्षित परिधान। तो कब्जे का परिधान वास्तविक रूप से भी किया जा सकता है और विवक्षित रूप से भी किया जाता है। तो विवक्षित परिधान के अंतर्गत माल का भौतिक कब्जा न दिया जाकर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे माल का कब्जा उपनीति को होना मान लिया जाता है। तो विवक्षित परिधान के अंतर्गत माल का भौतिक कब्जा न दिया जाकर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें माल का कब्जा उपनीति को होना मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए माल की बिल्टी देना या गोदाम की चाबी देना आदि माल का विवक्षित परिधान के अंतर्गत आते हैं। तो उपनिदान में
कब्जे का परिधान वास्तविक भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अ व्यक्ति बी को अपनी कार बेच देता है, परंतु बी ए को कहता है कि वह 6 माह कार अपने पास रखे। ये विवक्षित या परिलक्षित उपनिदान है। कार ए के पास है, परंतु विक्रय से पहले वह उसका स्वामी था, परंतु विक्रय के बाद वह उसका उपनीति हो गया। इस प्रकार उपनिदान के लिए उपनीति को कब्जा वस्तुत या परिलक्षित देना आवश्यक है। यदि कब्जा उपनिदाता के पास ही रहता है तो विधिमान उपनिदान नहीं कहलाएगा। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वाद भी है, जिसमें प्रमुख वाद है उल्टजेन बनाम निकोलस 1994 का ये वाद है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि इसमें वादी भोजन करने के लिए एक होटल में गया। वहाँ पर एक बेरे ने अपने स्वेच्छा से वादी का ओवरकोट लेकर उसे कुर्सी के पीछे जिस पर वादी बैठा था लटका दिया। भोजन करने के बाद जब वादी ओवरकोट उठाने के लिए गया तो उसने देखा कि कोट लापता है। तो कोट की हानि के लिए उसने होटल के मालिक के विरुद्ध वाद चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मालिक जिम्मेदार है, क्योंकि कोट लेने के कारण बेरे ने एक उपनीति की जिम्मेदारी ले ली थी। तो न्यायालय ने उक्त वाद में उपनिदान संविदा को माना और मालिक को जिम्मेदार ठहराया। कालिया पेरुमल बनाम विशाल लक्ष्मी AIR 1938 का मामला भी एक प्रमुख मामला है। इसके तहत इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि इस वाद में एक महिला ने सुनार को पुराने आभूषण इस शर्त पे दिए कि वह इन्हें गलाकर नए आभूषण बनाए। नए आभूषण बनाने के दौरान वह महिला प्रत्येक संध्या को अधूरे बने आभूषण सुनार से लेकर एक बक्स में रख देती थी तथा बक्सा ताला लगाकर सुनार के ही कमरे में रखकर अपने घर चली जाती थी। एक दिन वह प्रातःकाल जब सुनार के यहाँ गई, बक्सा खोला तो उसने पाया कि उसमें आभूषण नहीं थे। उसने इसके लिए सुनार के विरुद्ध वाद चलाया। न्यायालय ने सुनार को दायी नहीं ठहराया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाद के तथ्यों के आधार पर उपनिदान संविदा का निर्माण नहीं हुआ। तो न्यायालय ने यह विनायत किया कि उक्त वाद के तथ्यों के आधार पर उपनिदान का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि महिला ने उन आभूषणों का कब्जा सुनार को नहीं सौंपा था। क्योंकि महिला ने उन आभूषणों का कब्जा सुनार को नहीं सौंपा था, जो कि उपनिदान संविदा के तहत एक आवश्यक तत्व यह है कि माल का कब्जे का परिधान होना आवश्यक है। उक्त वाद में महिला ने आभूषणों का कब्जा सुनार को नहीं सौंपा था, अतः उपनिदान संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ था। सुनार के यहाँ महिला द्वारा बक्सा रख देने के मात्र से ही सुनार का आभूषणों पर कब्जा नहीं हुआ था, क्योंकि बक्से की चाबी सुनार को नहीं दी गई थी। जो चाबी है बक्से की वो सुनार को नहीं दी गई थी, वो महिला स्वयं अपने साथ ही ले गई थी। इसलिए कब्जा महिला द्वारा सुनार को नहीं दिया गया था, अतः कब्जा महिला के पास ही था, न कि सुनार के पास। इसी कारण से न्यायालय ने सुनार को दायी नहीं ठहराया। अतः उपनिदान की संविदा के लिए माल के कब्जे का परिधान होना आवश्यक है, और माल के कब्जे का परिधान वास्तविक रूप से भी हो सकता है और भौतिक रूप से भी हो सकता है। चौथी जो आवश्यक शर्त है उपनिदान संविदा के लिए वही है कि माल का परिधान किसी प्रयोजन के होना आवश्यक है। तो उपनिदान के लिए उपनिदाता द्वारा उपनीति का माल का परिधान किसी प्रयोजन के लिए होना आवश्यक है, और ऐसा प्रयोजन के संबंध में कोई कार्य करना या उसकी हिफाजत करना या माल को अन्य स्थान पर पहुंचाना हो सकता है। पांचवा जो आवश्यक तत्व है, प्रयोजन पूरा होने पर माल को उपनिदाता को लौटाना या उसके निर्देशानुसार माल को अन्यथा विनित किया जाना आवश्यक है। जब उपनिदान का प्रयोजन पूरा हो जाता है तब माल का लौटाया जाना एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार उपनिदान विक्रय व दान से भिन्न है। इन दोनों में क्रेता या आदाता माल को विक्रेता या दाता को लौटाने के लिए बाध्य नहीं होता, जबकि उपनिदान में माल उपनिदाता को लौटाया जाना आवश्यक है। अतः सुनार
को आभूषण के रूप में वापस लौटाएगा। यदि दर्जी को कपड़े डालें तो जैसे ही उसने कपड़े सिले तो उसकी सिलाई के पश्चात उसको कपड़े लौटाने पड़ेंगे। अतः उपनिदान का जिस उद्देश्य के लिए माल का परिधान किया गया है और वह उद्देश्य जैसे ही पूरा हो जाता है तो उस माल को उपनिदाता को लौटाया जाना आवश्यक है या उपनिदाता के निर्देशानुसार उस माल का अन्यथा विनित किया जाना आवश्यक है। छठी जो इसकी आवश्यक शर्त है, माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत होना आवश्यक है। तो उपनिदान के लिए माल का परिधान उपनिदाता व उपनिदित के मध्य किसी संविदा के अंतर्गत होना आवश्यक है। यदि माल का परिधान संविदा के अधीन नहीं हुआ है तो उपनिदान नहीं होगा, परंतु ऐसा संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित भी हो सकता है। जो उपनिदान संविदा है वह अभियुक्त रूप से भी हो सकती है या विवक्षित रूप से भी हो सकती है। माल का परिधान संविदा के अंतर्गत हो, इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय में मतभेद है। इस संबंध में राम गुलाम बनाम यूपी सरकार AIR 1950 का एक महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में वादी के कुछ जेवरात को पुलिस ने ये कहकर जब्त कर लिया कि वे चोरी के हैं। जब जेवरात पुलिस के कब्जे में थे तो वह चोरी चले गए। तत्पश्चात ये साबित हुआ कि जेवरात चोरी के नहीं थे। वादी ने सरकार के विरुद्ध वाद चलाया, परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार दायी नहीं है क्योंकि जेवरात का परिधान किसी संविदा के अधीन नहीं किया गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्णय किया कि उपनिदान संविदा के अंतर्गत माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। चूँकि इस वाद में माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत नहीं किया था, इसलिए सरकार को दायी नहीं ठहराया गया था और सरकार उपनीति की स्थिति में नहीं थी। लेकिन गुजरात राज्य बनाम मेमन मोहम्मद ने राम गुलाम बनाम यूपी सरकार में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उससे भिन्न मत व्यक्त किया। न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि उपनिदान संविदा माल का परिधान की भी हो सकती है। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा के बिना भी उपनिदान का निर्माण हो सकता है। अतः माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत होना आवश्यक नहीं है। तो उपनिदान संविदा के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करके ही उपनिदान संविदा का निर्माण किया जा सकता है। जो प्रथम शर्ती 2 पक्षकार हो। दूसरी शर्त है उपनिदान संविदा के लिए चल संपत्ति का होना आवश्यक है। तीसरी शर्त के अंतर्गत माल के कब्जे का परिधान होना आवश्यक है। परिधान वास्तविक भी हो सकता है तथा आणविक परिधान भी हो सकता है। चौथी आवश्यक शर्त है माल का परिधान किसी प्रयोजन के लिए हो। पांचवी जो आवश्यक शर्त है प्रयोजन पूरा होने पर माल को उपनिदाता को लौटाना या इसके निर्देशानुसार अन्यथा विनित किया जाना आवश्यक है। और उपनिदान और माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत हो। उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ति होने पर ही उपनिदान संविदा का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं। थैंक यू।